दोस्तों नमस्कार। आज हम लेकर आए हैं लोकतंत्र का विकास को और ये पॉलिटी का आपका टॉपिक है और हम देखेंगे कि लोकतंत्र के जिस खुली हवा में आज हम सांस ले रहे हैं, क्या शुरू से ऐसा था या ये लोकतंत्र विकास की सीढ़ियों को चढ़ते हुए यहाँ तक पहुँचा है। तो आइए देखते हैं विस्तार से और इस टॉपिक को पूरी तरह से समझने के लिए आप बने रहें इस वीडियो में पूरे अंत तक। अगर हम शुरू में बात करें तो प्राचीन काल में आप चले जाएं, यूनान में जो प्राचीन काल की सत्ता थी वहां पर लोकतंत्र के झलक दिखता है। आप वैदिक सभ्यता में आ जाएं तो वहां पर भी आपने देखा होगा सभा और समिति, ये जो दो वर्ड आपने वहां देखा होगा, ये जो दोनों हैं वे राजा पर नियंत्रण रखते थे। तो यहाँ पर भी ये जो इसके मेंबर हुआ करते थे वो राज्य से ही हुआ करते थे, विरजन हुआ करते थे, जो बुजुर्ग थे वे हुआ करते थे। तो आप यहाँ पर लोकतंत्र के बीज को देख सकते हैं। फिर हम बात करें, जब गणराज्य हमारे यहाँ बने, महाजनपद बने, तो कुछ गणराज्य जो थे वो लोकतंत्र थे। तो वहां पर आप देखेंगे कि लोकतंत्र था हमारे पास। हालांकि फिर जो साम्राज्य की आंधी आई, महत्वाकांक्षा, साम्राज्य की महत्वाकांक्षा में लोगों ने उन पर जीत हासिल कर लिया और वो गणराज्य खत्म हो गए। ये तो बात थी पुराने जमाने की, प्राचीन बात हम कर रहे थे। अब हम अगर आधुनिक समय की बात करें, आधुनिक काल की बात करें, तो लोकतंत्र की शुरुआत माना जाता है इंग्लैंड से। इंग्लैंड में आप देखेंगे एक घटना हुई थी 1215 में। 1215 ईस्वी में एक महत्वपूर्ण घटना इंग्लैंड में घटित हुई थी। आप उसमें देखेंगे कि इस समय एक आप नाम सुनते होंगे, मैग्ना कार्टा। मैग्ना कार्टा बहुत ही फेमस वर्ड है और जनरली यूज किया जाता है। पहले हम समझें कि है क्या। मैग्ना का मतलब हो गया आपका बड़ा, वृहद, ग्रेट। और अगर आप कार्टा की बात करें तो इसका मतलब आपका हो जाता है चार्टर, जिसे आप हिंदी में अधिकार पत्र भी बोलते हैं। तो एक्चुअली में हुआ यह था कि 1215 की समय को आप देखें, उस समय जो जनता थी, जो प्रजा थी, वो सीधे राजा से बात नहीं कर पाती थी और जनता त्रस्त थी। तो एक राजा के पास रखा गया कि भाई कुछ इनको भी अधिकार दिया जाए। तो उस समय के जो राजा थे वो एक 63, आप इसको नहीं भी ध्यान में रखेंगे तो चलेगा, ऐसे मैं बता दे रहा, 63 नियमों का या 63 अधिकारों का एक पत्र जनता को, प्रजा को, पब्लिक को सौंपा। तो इस 63 जो अधिकार थे, इन्हीं को हम उस पत्र को क्या कहेंगे, मैग्ना कार्टा। मैग्ना कार्टा जो कि इंग्लैंड में आया था और ये राजा कुछ अधिकार जनता को दिए थे, उसे मैग्ना कार्टा हम कहेंगे। इसमें भी अगर आप बात करें तो जो 39वां नियम है, 39वां जो अधिकार है, ये इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि ये जनता की स्वतंत्रता की बात करता है, जनता की आजादी की बात करता है। तो मैग्ना कार्टा बहुत ही फेमस वर्ड है। ऐसे भी अगर किसी को बड़ा अधिकार दिया जाता है तो वहां पर आप देखेंगे कि मैग्ना कार्टा वर्ड का यूज किया जाता है। तो आप इसे याद रखेंगे कि मैग्ना कार्टा असल में था क्या। इसके बाद हम देखेंगे, इंग्लैंड की बात करेंगे तो 1688 ईस्वी में आप आ जाए तो वहां पर हुआ था एक बहुत ही दिलचस्प घटना हुई थी। वहां पर एक्चुअली में उस समय जो राजा थे उनके विरोध में विद्रोह पब्लिक ने करी थी और वे जो राजा जो थे वो जनमत जो उनके विरोध में था, इसको देखकर वे खुद से गद्दी को छोड़ देते हैं। और ये जो जनमत है, ये जो जनता है, वो क्या करती है, इन राजा के बेटी, शायद मरियम नाम था उनका, मेरी नाम था। तो जो राजा की बेटी मेरी थी और उनके जो दामाद थे उनका नाम विलियम था, तो इनको गद्दी सौंप देती है। और ये जो गद्दी का ट्रांसफर होता है तो ये नाम मात्र के राजा रह जाते हैं। आप ध्यान देंगे कि पहले जो राजा थे वो रियल राजा थे, राजतंत्र था वहां पर। लेकिन जब 1688 ईस्वी में ये क्रांति होती है तो बिना खून बहे, बिना कोई लड़ाई झगड़ा हुए, राजा जनमत को देखते हैं कि हमारे विरोध में है, वो खुद कहते हैं कि भैया मैं जा रहा हूं, आपको जो करना है कर लो। तो जनता क्या करती है कि इन्हीं की बेटी और इन्हीं के दामाद को गद्दी पे बिठा देती है। लेकिन ये तब नाम मात्र की होती है, यानी प्रतीकात्मक, जिसको आप बोलते हैं सिंबॉलिक, बस कि आप हो। लेकिन इनके पास वो सत्ता, वो शक्ति नहीं रह गई थी।
वहां पर अब लोकतंत्र आ गया था, और जो लोकतंत्र आप इंग्लैंड में अभी देख रहे हैं कमोबेश वही लोकतंत्र उस समय था। अभी भी वहां पर देखेंगे कि जो राजा है, जो रानी है, वो नाम मात्र के प्रतीकात्मक ही हेड होते हैं, और जो वहां के प्रधानमंत्री है, जो वहां की संसद है, वही राजकाज चलाती है। तो इस क्रांति को उस समय नाम दिया गया गौरवमयी क्रांति। आप इस वर्ड को याद कर लेंगे, गौरवमयी क्रांति, ग्लोरियस रिवॉल्यूशन, और इसे ब्लडलेस रिवॉल्यूशन भी कहा गया। एक्चुअली में रक्तहीन क्रांति भी इसे की संज्ञा दी गई, क्योंकि इस क्रांति में एक कतरा खून नहीं बहा था और सत्ता का हस्तांतरण हुआ था। तो आप देखेंगे सबसे पहले अगर हम बात करें तो इंग्लैंड में ही लोकतंत्र आया था आधुनिक काल में। हालांकि ये लोकतंत्र आज के लोकतंत्र के जैसा नहीं था, फिर भी लोकतंत्र की शुरुआत हो चुकी थी, और ये लोकतंत्र के विकास का पहला कदम था, बड़ा कदम था। आगे हम देखेंगे, आप देख लें इसको, फिर मैं इसे मिटा देता हूं। इसके बाद एक समय आता है आपका अमेरिका की क्रांति तब होगी। एक्चुअली में 1776 ईस्वी में अमेरिका आजाद होता है, और वो भी ब्रिटेन से ही आजाद होता है। ब्रिटेन एक बड़ी शक्ति थी उस समय, ब्रिटेन का ही कब्जा था अमेरिका पर, उपनिवेश था अमेरिका ब्रिटेन का। तो 1776 में एक संग्राम के बाद, एक लड़ाई के बाद अमेरिका भी आजाद होता है ब्रिटेन से। तो इसको आप बोलेंगे अमेरिकी क्रांति, आप बोल सकते हैं। तो उस समय क्या हुआ था आपका कि इस समय आपका अमेरिका आजाद हुआ, और इसके बाद क्या होता है कि 1787 ईस्वी में यहां पर संविधान बनाया जाता है, जिसे आप कह सकते हैं बिल ऑफ राइट्स। ये संज्ञा वहां पर दी गई थी संविधान को उस समय, और इसमें जो 13 वहां पर राज्य थे वे आपस सहमति बनाकर कन्फेडरेशन बनाए थे, परिसंघ बनाए थे, और उसमें 13 राज्य थे। हालांकि अभी अमेरिका में आप बात करेंगे तो 50 राज्य शामिल हैं उसमें, और अमेरिका अब संघ हो गया है। अब ये परिसंघ क्या होता है, संघ क्या होता है, मैं आपको अलग वीडियो में मैं बनाकर बता दूंगा, तो उसको आप देख लेंगे। फिलहाल मैं बात कर रहा हूँ लोकतंत्र के विकास की, तो मैं उस पर रहूंगा। अमेरिकी क्रांति हुई, और वहां पर लोगों को अधिकार मिल गए, बिल ऑफ राइट्स बन गया, लोगों को बहुत सारे अधिकार मिले। तो लोकतंत्र का यह दूसरा कदम था, महत्वपूर्ण कदम था। आप डेट को याद रख लेंगे। ये दूसरी क्रांति हुई थी जो आपकी अमेरिका में हुई थी। इसके बाद हम इससे प्रेरित होकर फ्रांस में भी एक क्रांति होती है। हम सिलसिलेवार ढंग से लोकतंत्र के विकास को देख रहे हैं। सबसे पहला और बड़ा कदम इंग्लैंड का था, दूसरा में अमेरिका का आया। अब आप देखेंगे, हाँ, अमेरिका में अगर आप बात करें तो जो वहां संविधान लिखा गया, ये पूरे वर्ल्ड का, विश्व का पहला लिखित संविधान है। ध्यान देंगे, पहला लिखित संविधान, क्योंकि जो आपका लोकतंत्र आया था इंग्लैंड में, तो पहला लोकतंत्र इंग्लैंड में, लेकिन वहां पर कोई लिखित संविधान नहीं बना था, कोई संविधान लिखा नहीं गया था। तो अगर लिखित संविधान की हम बात करें तो अमेरिका में पहला लिखित संविधान था जो लिखा गया था। तो इसको आप देख लेंगे। अब इसी से अमेरिका के आजादी की क्रांति से प्रेरित होकर फ्रांस में भी क्रांति होती है। तो फ्रांस की क्रांति को आप देख ले, 1789 ईस्वी में ये क्रांति हुई थी, फ्रांस की क्रांति, जिसके हम नाम से जानते हैं फ्रांस की क्रांति। इसमें क्या हुआ था कि वहां की जनता तरस थी राजा से। उस समय राजा आपके लुई 16वां थे, इनसे जनता तरस थी, और ये जनता पर खास ध्यान भी नहीं दे रहे थे। आपका है कि उस समय अकाल पड़ा हुआ था, जनता के पास पब्लिक के पास खाने को नहीं था। तो पब्लिक अचानक से विद्रोह करती है, और ब्रेड 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 ये नारा था उनका। बस इसी नारा को लेकर जनता निकल जाती है, क्रांति कर देती है, और अंततोगत्वा राजा को हटना होता है। राजा को हटाकर ये जनता और वहां पर लोकतंत्र कायम करती है, और ये लोकतंत्र के विकास में तीसरा बड़ा कदम था। और यहां से 3 वर्ड इजाद होते हैं। उन 3 वर्ड्स को हम देख लें जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। फ्रांस की क्रांति से वो वर्ड्स आए थे, उन शब्दों को आप देख लें। फ्रांस की क्रांति से जो शब्द आए, पहला शब्द था लिबर्टी,
लिबर्टी, आप इसका हिंदी स्वतंत्रता कर सकते हैं, इसका मतलब ये हुआ। यानी लोकतंत्र में ये तो होना ही चाहिए, लिबर्टी तो होनी ही चाहिए। दूसरा था इक्वलिटी, समानता। अगर आप लोकतंत्र की बात कर रहे हैं और वहां इक्वलिटी नहीं है तो लोकतंत्र बेईमानी है। और तीसरा आपका फ्रेटर्निटी, इसको आप बंधुत्व के नाम से जानते हैं। तो ये तीन जो शब्द हैं, ये जो तीन टर्म है, ये किसी भी लोकतंत्र के पिलर होते हैं और ये तब से आज तक ये लोकतंत्र के पिलर बने हुए हैं और ये नाम अभी भी चल रहा। तो ये सब कहां से आए थे? ये शब्द आपके आए थे फ्रांसीसी क्रांति से। हालांकि फ्रांस में इसके बाद फिर से राजतंत्र आया और कुल मिलाकर आप कह सकते हैं कि वहां 5 बार संविधान लिखे गए, 5 बार। यानी कि अभी जो आप फ्रांस को देख रहे हैं वो 5वां संविधान के तहत वो शासित है। खैर जो भी हो, लेकिन लोकतंत्र के विकास में ये तीसरा बड़ा कदम था। और यहां से इससे क्या हुआ कि और जो विश्व में देश थे जहां पर उपनिवेश थे यूरोपीय देशों के, उनके पास हौसला आया कि हम भी क्रांति कर सकते हैं और अपने देश को आजाद कर सकते हैं, लोकतंत्र में आ सकते हैं, राजतंत्र को हटा सकते हैं या उपनिवेशवाद को हटा सकते हैं। अब इसके बाद आप देख लें, इसके बाद एक क्रांति और होती है आपकी, वो रूस की क्रांति होती है, जो भी एक महत्वपूर्ण स्थान रखता है लोकतंत्र के विकास में। रूस की क्रांति को आप देख लें। रूस की क्रांति आपकी हुई थी 1917 ईस्वी में। ये जार के विरुद्ध हुआ था, जार के विरोध में हुआ था, लेनिन के नेतृत्व में हुआ था और इसमें लेनिन ने नारा दिया था कि जो राज्य होना चाहिए वो श्रमिकों का होना चाहिए और शोषितों का होना चाहिए, श्रमिकों और शोषितों का। और इन्होंने जार को गद्दी से हटाकर, सत्ता से हटाकर और उस पर कब्जा कर लिया और वहां पर साम्यवादी पार्टी की, साम्यवादी एकल पार्टी की वहां पर सत्ता में आ गई है और इसका सत्ता वहां पर चलने लगा। तो यहां पर भी आप देखें कि लेनिन सिर्फ श्रमिकों और शोषितों को लेकर देश में लोकतंत्र लाते हैं। तो आप इसे साम्यवादी है लोकतंत्र कह सकते हैं। हालांकि एक ये श्रमिकों और शोषितों में सारे लोग नहीं शामिल थे, देश के सभी लोग इसमें शामिल नहीं थे, बावजूद इसके उन्होंने जार से देश को आजाद कराया और अपना शासन साम्यवादी पार्टी का वहां पर लागू कराया। तो इससे क्या हुआ कि लोगों में और हौसला बढ़ा कि भाई जब सिर्फ श्रमिक और शोषित मिलकर राजा को हटा सकते हैं तो अगर हम पूरे लोग मिल जाए तो क्यों नहीं ऐसा हो सकता। एक घटना और हुई थी दोस्तों, अगर आप उसको देखें तो 1905 ईस्वी में, आप इसे देखें 1905 ईस्वी में क्या हुआ था कि जापान जो एक छोटा सा देश था वो रसिया को, रूस को हराया था 1905 में। उससे पहले ये धारणा बनी हुई थी, ये मिथ बना हुआ था कि यूरोपियन श्रेष्ठ होते हैं और अफ्रीकन और एशियन उन्हें नहीं हरा सकते। तो ये जो धारणा बनी हुई थी तो 1905 में जापान, आप देख रहे हैं एक छोटा सा द्वीपीय देश, ये रसिया को डिफीट कर देता है, हरा देता है और जापान यहां पर जीत जाता है। और रसिया आप कह सकते हैं कि यूरोपियन कंट्री थी, हालांकि इसे कुछ पार्ट्स एशिया में भी है, लेकिन आप इसे कह सकते हैं कि ये यूरोपियन कंट्री थी। जापान जब इस पर जीत हासिल करती है तो अफ्रीकन और एशियन कंट्रीज में ये धारणाएं चेंज होती हैं कि नहीं भाई यूरोपियन श्रेष्ठ नहीं है और उन्हें भी जीता जा सकता है। तो यहां से इनमें और हौसला आता है। इसके बाद आप देखेंगे कि एक घटना आपकी विश्व युद्ध की हुई। ये लोकतंत्र का विकास है, लोकतंत्र जो आज है ऐसे नहीं आया, धीरे धीरे ये चीजें होती चली गई और आज जो आपके सामने लोकतंत्र है ऐसे आया। आप देखेंगे प्रथम विश्व युद्ध को ले लें। प्रथम विश्व युद्ध आपका स्टार्ट हुआ था 1914 ईस्वी में। इससे क्या हुआ कि जब देश लड़े आपस में तो इनकी आर्थिक स्थिति कमजोर हो गई और जब कमजोर हो गई तो ये देश फिर से युद्ध लड़ना नहीं चाह रहे थे। ऐसी स्थिति में एक लीग ऑफ नेशन की स्थापना की गई ताकि देश अब नहीं लड़े। हालांकि ये बहुत कमजोर साबित हुआ और इसके फलतः बावजूद
आप कह सकते हैं कि द्वितीय विश्व युद्ध लड़ा गया और बहुत नुकसान हुआ। ये आपका 1939 में लड़ा गया था। तो द्वितीय विश्व युद्ध के बाद क्या हुआ कि यूरोपियन देश और कमजोर हो गए, खासकर ब्रिटेन की आर्थिक स्थिति बहुत कमजोर हो गई, दयनीय हो गई, और जिस देश पर उसका शासन था, उपनिवेश था, वे उनमें राष्ट्रवाद का उदय हुआ, वहां पर और विद्रोह बढ़ गए और लड़ाइयां होने लगी। तो ऐसी स्थिति में ब्रिटेन अब संभालने की स्थिति में नहीं था, इसका आर्थिक स्थिति कमजोर हो गया था। साथ में इसके बाद आप देखेंगे यूएनओ का गठन होता है, यही लीग ऑफ नेशन यहाँ पर यूएनओ बन जाता है। तो इस लड़ाई के बाद जब ये बनता है आपका यूएनओ, तो इसमें ब्रिटेन शामिल होता है, अमेरिका शामिल होता है, सारे लोग शामिल होते हैं। तो इन पर एक मोरल प्रेशर बनने लगा, नैतिक दबाव बनने लगा कि भाई आप यहाँ चौधरी बन रहे हो और खुद लोगों को गुलाम रखे हो और देशों को गुलाम रखे हो, उपनिवेश रखे हो, अफ्रीकन कंट्री और एशियन कंट्री। तो एक मोरल प्रेशर पूरे विश्व का ब्रिटेन पर पड़ रहा था। ऐसी स्थिति में उसने क्या करा कि बहुत से देशों को आजाद करना शुरू करा। तो आप देखेंगे एक टाइम पीरियड आप देखेंगे कि आपका 1945 से लेकर 1955 तक बहुत सारे देश आजाद हुए, और जो भी देश आजाद हो रहे थे उनमें लोकतंत्र ही आ रहा था, जनरली अधिकांश था, क्योंकि बहुत सारे लोग मिलकर इसको आजाद करा रहे थे। इसकी आजादी में बहुत सारे लोगों की पूरे देश के लोगों की इसमें भागीदारी थी। तो ऐसे में लोकतंत्र उन्हें अच्छा लगा, और जो भी देश आजाद हो रहे थे वहां लोकतंत्र ही अधिकांशता आ रहा था। तो आप कह सकते हैं कि इस समय तक आते आते विश्व के आधे से अधिक देश लोकतंत्र को अपना लिए थे। ध्यान देंगे, इस समय पीरियड तक, इस पीरियड तक विश्व के आधे से अधिक देश लोकतंत्र को अपना लिए थे। अब आप ध्यान देंगे, हालांकि कहने को तो ब्रिटेन में आपका पहला पुराना लोकतंत्र है, अमेरिका में पहला लिखित संविधान है, उसके बाद आपका रशिया में क्रांति होती है, बावजूद इसके फ्रांस में क्रांति होती है, बावजूद इसके आप देखेंगे कि 1900 ईस्वी तक, ध्यान देंगे 1900 ईस्वी तक मात्र न्यूजीलैंड में सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार का प्रयोग किया जा रहा था। वयस्क मताधिकार यानी आप ये कह सकते हैं कि वे जो लोकतंत्र थे वहां पर सभी लोगों को वोटिंग करने का अधिकार नहीं था। कुछ गिने चुने लोग ही वोटिंग कर सकते थे, आजाद लोग वोट कर सकते थे, गुलाम नहीं कर सकते थे, साथ में महिलाओं को भी यह अधिकार नहीं मिला हुआ था कि वे वोटिंग कर सके। तो कहने को तो वे लोकतंत्र थे, लेकिन वे आज के जैसे लोकतंत्र नहीं थे। 1900 ईस्वी तक मात्र न्यूजीलैंड में यह अधिकार था कि वयस्क लोग मताधिकार का प्रयोग कर सकते हैं। अब आप देखें, इसके बाद हम जिस टाइम पीरियड में आएंगे, इसके बाद क्या हुआ कि जो आपका रसिया है, जो रूस है, उसके नेतृत्व में यूएसएसआर का गठन हो चुका था, और ये आपका 1991 में यूएसएसआर का विघटन होता है। यूएसएसआर में साम्यवादी व्यवस्था लागू थी, और इसमें जब इसका विघटन होता है तो इससे 15 देश बनते हैं, और चूंकि साम्यवादी शासन के घुटन से वो अलग हुए थे, इसलिए जो भी देश आजाद हुए उनमें से अधिकांशता ने लोकतंत्र को अपनाया। अधिकांशता ने लोकतंत्र को अपनाया। इस तरह से आप देख रहे हैं कि लोकतंत्र का विकास पूरे विश्व में होता जा रहा है, और लगभग सभी देश लोकतंत्र को अपनाते जा रहे थे। हालांकि अभी तक रूस में और चीन में साम्यवादी शासन ही था, पर इन्होंने भी 1991 में खुद को खोला, और पूरे लोकतंत्र तो नहीं थे, लेकिन यहाँ पर भी लोकतंत्र की मांग हुई। ये जो यहाँ पर मांग हुई तो ये इसका विघटन हो गया और 15 देश अलग अलग हो गए। चीन में भी 1989 में युवाओं के नेतृत्व में एक आंदोलन हुआ था, खासकर विद्यार्थी लोग, और हालांकि उसे दबा दिया गया था, लेकिन उससे ये तो पता चलता है कि कहीं न कहीं लोगों के मन में लोकतंत्र के प्रति आस्था है और वे लोकतंत्र को ही चाहते हैं। आगे देखते हैं, आप आ जाए। इसके बाद अब क्या होगा कि 2011 ईस्वी में एक अरब स्प्रिंग आया था,
हुआ यह था कि जब हमारे यहाँ दुनिया कटने लगी, सारे देश विश्व के एक दूसरे के नजदीक आने लगे, सीमाएं खुलने लगी, लोग आने जाने लगे, आवागमन के साधन बढ़ गए और सूचना क्रांति आ गई। इससे क्या हुआ कि चीजें फैली, सभी लोगों के पास चीजें पहुंचती चली गई। तो 2011 ईस्वी में आप देखेंगे कि अरब में एक अरब क्रांति होती है, अरब में अरब क्रांति होती है और वहां पर कुछ देश जैसे ट्यूनिसिया, लीबिया, सीरिया, इन देशों में ये क्रांति फैलती है, कुछ और देश भी शामिल हैं उसमें, और वहां पर राजतंत्र के विरुद्ध ये विद्रोह होता है और लोकतंत्र के लिए ये विद्रोह होता है। तो अब देख रहे हैं कि लोकतंत्र की डिमांड लोगों में, विश्व में बढ़ती जा रही है और अभी भी जहां लोकतंत्र नहीं है, ये अनुमान लगाया जा सकता है या फिर जो विशेषज्ञ है उनका कहना है कि जहां भी अब नई सरकार बनेगी, जहां भी नए राज्य नए देश बनेंगे, वहां पर लोकतंत्र आएगा। तो आप कह सकते हैं कि जो भविष्य है वो लोकतंत्र का है, भविष्य लोकतंत्र का है, क्योंकि अब जो भी राज बनने हैं ये इसके ही बनने हैं। और बात भी सही है क्योंकि लोकतंत्र में सभी लोगों की बात की जाती है और ये बेहतर शासन कहा जा सकता है। थोड़ी सी मैं बात कर लूं, ये तो लोकतंत्र के विस्तार की बात थी, थोड़ी सी बात अब उसके विकास की, मतलब कि गहराई की। आप देखेंगे कि फैलाव और गहराई दोनों दो चीजें होती हैं, जड़ फैलता भी है और जड़ गहरा भी जाता है। तो ये लोकतंत्र का विकास तो हो ही रहा था, साथ में इसकी गहराइयां भी बढ़ रही थी, गहराई बढ़ रही थी। जैसे कि आप देखेंगे हमारे यहाँ आरटीआई आया हुआ है। आरटीआई से क्या हुआ? राइट टू इंफॉर्मेशन, सूचना का अधिकार। इसके तहत आप देखेंगे कि लोगों को यह अधिकार दे दिया गया कि वे सूचना सरकारी तंत्र से या जो भी सरकार से हैंडल होता है उससे मांग सके। इससे क्या होगा? इससे उन कर्मियों में अकाउंटेबिलिटी बढ़ेगी कि मुझे ये काम करना है, अगर नहीं करूंगा तो मुझसे इंफॉर्मेशन मांगा जाएगा और फिर मैं क्या दूंगा, और पारदर्शिता बढ़ती है काम में। तो इससे लोकतंत्र का विस्तार हो रहा है, विकास हो रहा है, गहराइयां बढ़ रही हैं इसकी। आप और देखेंगे लोकल सेल्फ गवर्नमेंट की बात, यहाँ पर जब इसकी बात होती है, स्थानीय स्वशासन की जो बात होती है, इसमें आप देखेंगे कि यहाँ पर विकेंद्रीकरण कर दिया जाता है चीजों को, यानी कि जो फाइनेंशियल फैसले लेने के अधिकार हैं, जो एग्जीक्यूटिव फैसले लेने के अधिकार है, उसे आम आदमी तक पहुंचाया जाता है, पंचायतों तक पहुंचाया जाता है, पंचायती राज, नगर पालिका। तो इस तरह से लोकतंत्र की गहराइयां और बढ़ रही, लोकतंत्र के जो जड़ हैं वो गहरे जा रहे हैं और आम आदमी तक, एक अंतिम आदमी तक निर्णय लेने का, फाइनेंशियल पावर, एग्जीक्यूटिव पावर जा रहे हैं। एक और आप अधिकार देखेंगे, सेवा का अधिकार जो मिला है आप लोगों को। इसके तहत आप देखेंगे कि कोई भी आपका जातीय, आवासीय जो भी काम में कुछ है, वो सीमित समय में, जो समय उनके लिए दिया गया, 21 दिन, 30 दिन, जो भी हो, उस दिन के अंदर आपका वो बन जाता है, वो काम हो जाते हैं। क्योंकि अगर वो काम उस दिन के अंदर नहीं होंगे तो संबंधित कर्मी को, संबंधित विभाग को इसका जवाब देना होगा। तो ये भी बड़ा पावर आपके पास आया और इससे भी लोकतंत्र की जड़ें गहरी हुई। तो इस तरह से अभी आप और देखेंगे कि आगे भविष्य में भी कुछ चीजें ऐसी आती जाएंगी और लोकतंत्र हमारा और विकास करता जाएगा, इसका विस्तार होता जाएगा, इसकी जड़ें गहरी होती जाएंगी। तो आप कह सकते हैं कि भविष्य लोकतंत्र का है। नेपाल में भी राजतंत्र था आपका, लेकिन आपके वहां पर भी लोकतंत्र आ गया है, वहां भी संविधान बना दिया गया है एक विद्रोह के बाद। और भूटान की आप बात करें तो वहां पर भी आप देखेंगे कि राजा खुद से सत्ता का हस्तांतरण पब्लिक को कर दिए। यानी ये एक अनूठा नमूना, ये एग्जाम्पल है, अनूठा मिसाल है कि भूटान के राजा अपने आप प्रजा को कहे कि भैया तुम लोग, अब तुम लोकतंत्र ही चलाओ, मैं चला। तो ये बेहतर मिसाल है भूटान की तरफ से। साथ में आप देखिए कि जब IMF था, UNO था, आपके जो ह्यूमन राइट्स ऑर्गेनाइजेशन थे, मानवाधिकार संगठन जो थे, तो जो इस तरह के वैश्विक संगठन है, उनका प्रेशर रहता है उन देशों के प्रति कि भैया तुम भी लोकतंत्र अपनाओ, लोगों को आजादी दो, उनको अधिक से अधिक अधिकार दो, ताकि घुटन
जो थी पहले राजतंत्र में, धर्मतंत्र में, साम्यवादी शासन में, वो दूर हो और लोगों का समुचित विकास हो। इस तरह से आपने लोकतंत्र की शुरुआत से अंतिम यात्रा अभी तक, और ये आगे भी इसकी जड़ें गहरी होगी, आपने देखा। तो इस वीडियो को आप ठीक से देख लें ताकि लोकतंत्र के विकास आपको सही से समझ में आ जाए। आम आदमी के लिए भी जानकारी के लिए ये है, और जो संघ लोक सेवा आयोग, किसी भी लोक सेवा आयोग की तैयारी कर रहे हो, उनके लिए भी ये वीडियो बेहद फायदेमंद साबित हो।